Back to the cost accounting lecture series. In this video we are going to talk about elements of cost. देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग जब करते हैं या फिर कॉस्ट शीट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसके पहले हमें कुछ एलिमेंट्स देखने हैं जो कॉस्ट के रिलेटेड है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है वो चीज़ें। Production of goods and services are require different factors such as raw materials, human resource, power, machinery and lot of other elements. जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो रॉ मटेरियल्स जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, प्लस लेबर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो, प्लस पावर एंड मशीनरी जिनके वजह से हम वो प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे, सॉरी वो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट्स में, या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करेंगे फुल्ली फिनिश्ड या फिर फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स की हमें हमें ज़रूरत होती है। A firm engaged in production activities have to pay for these entirely different expenses which constitute the cost of production. अगर एक फर्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है या फिर उनका काम ही प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का है तो उन्हें बहुत सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के एलिमेंट्स के साथ गुजरना पड़ता है और बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए उन्हें काम करना पड़ता है। जो एक्सपेंसेस है वो आने वाले स्लाइड्स में आपको दिखेंगे आगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि डिफरेंट एक्सपेंसेस जो है वो उनको देखना पड़ता है और वो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है या फिर सम अप होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम पे। टोटल कॉस्ट इज कंपोज्ड ऑफ पेमेंट मेड फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। जो भी टोटल कॉस्ट है वो कंपोज कैसे होगा? पेमेंट्स मेड फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे ये गुड्स रॉ मटेरियल हो या फिर रॉ सर्विसेज हो, जो नेसेसरी है आपके प्रोडक्शन के लिए। कौन से प्रोडक्शन के लिए? कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए। दिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये जो अलग अलग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्या नाम देंगे हम? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। देखिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये है हमारा कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट डिफर होता है तीन चीज़ों में या फिर तीन एलिमेंट्स में, तीन हेडिंग्स में। नंबर वन मटेरियल कॉस्ट, सेकंड लेबर कॉस्ट एंड थर्ड अदर एक्सपेंसेस जो मटेरियल और लेबर में नहीं है। अब इनमें देखिए मटेरियल में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। अगर मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है तो रॉ मटेरियल परचेज करना इज डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, लेकिन वही रॉ मटेरियल को फर्निश करने के लिए या फिर रॉ मटेरियल में कुछ एड ऑन कंटेंट करने के लिए या फिर अदर एक्सपेंडिचर जो है रॉ मटेरियल को लेकर आने के लिए या फिर उनके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस है या फिर ऑक्ट्रॉय चार्जेस है या फिर रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर प्रोडक्ट टैक्स। ठीक है, वो टैक्स यहाँ पे हम लोग मटेरियल कॉस्ट में लेते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? मटेरियल परचेज करने का, लेकिन उसको कैरी करने का कॉस्ट, उसको परचेज करने के बाद जो एड ऑन सर्विस चार्जेस लगते हैं वो कॉस्ट जो है हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट लेबर में भी होते हैं। कुछ लेबर कॉस्ट डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? उनको सैलरीज देना, उनको अगर ओवर टाइम करते हैं तो इंसेंटिव्स देना, लेकिन उनका जो इंश्योरेंस है, उनका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स है, उस पर जो अगर एक्सपेंडिचर होता है वो होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। वैसे ही बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है जो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में देखने मिलता है। अब इन मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंडिचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स यानी एक्सपेंडिचर्स। अब दूसरे एक्सपेंडिचर्स इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? प्रोडक्शन वर्क्स। ठीक है, प्रोडक्शन या फिर वर्क्स कॉस्ट। प्रोडक्शन यानी आप जो मटेरियल को कन्वर्ट करते हो, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में, वो हो गया आपका प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके रिलेटेड जो भी कॉस्ट आपको लगेंगे वो इस हेडिंग्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, आपको देखिए मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंडिचर ये तो कॉस्ट है, प्लस उसके बाद आपको ये ओवरहेड्स भी लिखने हैं। आपको आगे प्रोफॉर्मा भी दिखेगा और उस हिसाब से हम प्रोफॉर्मा देखने के बाद अगले वीडियोस में हम प्रैक्टिकल सम्स जो है वो चालू करने वाले हैं। तो अभी तक का पिछला एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर हुआ था और ये वाला वीडियो लेक्चर, दोनों के नोट्स बना के रखिएगा। ठीक है, और उस हिसाब से हम लोग आगे प्रैक्टिकल सम्स या प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो प्रोडक्शन वर्क्स या प्रोडक्शन कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट हो गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट,
जो भी हमें पेपर वर्क लगता है या फिर एडमिन काम लगता है वो हमारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो सारे कॉस्टिंग। देन सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये हेडिंग्स जो है जब सॉल्व करेंगे सम तो हमें पता चलेगा कि सेलिंग कॉस्ट में क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा। अभी फिलहाल ये याद रखिए, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंडिचर्स का काउंट होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। और वेरियस हेड्स जो है, ओवरहेड्स जो है वो है प्रोडक्शन वर्क या प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर या वर्क्स कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब यहाँ पे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लिखा है, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐसे हम लोग प्रोफॉर्मा में देखने मिलेगा हमें, और वैसे ही हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स में क्या क्या आएंगे देखिए। materials which can be identified in the product and can be conveniently measured and directly charged to the product। जो भी मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो आइडेंटिफाई होता है उसके प्रोडक्ट में, ठीक है, और वो कन्वीनियंटली मेजर होता है कि ये डायरेक्टली चार्ज है, इनडायरेक्टली नहीं है। देखिए, आपको अगर घर वालों ने कहा है कि 5 वाला पार्ले बिस्किट लेकर आइए और आपको 10 रुपए का नोट थमा दिया है, 5 रुपया इज अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, लेकिन उसके बाद जो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर करते हो, 5 रुपए का कैडबरी लेना, 1-2 रुपए का चॉकलेट लेना, अपने लिए जो पसंद आए वो चीज़ खरीदना उस मिनिमम बचे हुए पैसे में, दैट बिकम्स योर इनडायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट क्या बोला है घर वालों ने आपको, प्रोडक्ट क्या लाने बोला है, पार्ले जी, और कन्वीनियंटली मेजर्ड है कि जो बोला है वही करना है, और वो डायरेक्टली चार्ज है, सिर्फ 5 रुपए खर्च होंगे, ठीक है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया। डायरेक्टली एंटर इनटू प्रोडक्शन प्रोसेस एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। जो भी आप डायरेक्ट एक्सपेंडिचर करते हो वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा और वो आपका फिनिश प्रोडक्ट का एक पार्ट बनेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट वो है जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं जाता और इनडायरेक्टली वो फिनिश गुड्स में भी नहीं आता, ठीक है। जैसे पार्ले का एग्जाम्पल हमने लिया, तो पार्ले जी जो है प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है उसका, चाय के साथ आप खाओगे या फिर किसी गेस्ट को आपको देना है, तो दैट इज बिकम्स योर डायरेक्ट प्रोसेस, और वो फाइनल रिजल्ट जो है आपको डायरेक्टली दिखेगा। लेकिन आपने जो इनडायरेक्ट काम किया है, इनडायरेक्ट परचेस किया है बिना बोले या फिर बिना इंफॉर्मेशन के, या फिर अदर एक्सपेंडिचर आपने दिखाया है घर पे, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा। इंक्लूड ऑल रॉ मटेरियल्स। अब ध्यान दीजिए क्या क्या आएगा डायरेक्ट मटेरियल्स में। रॉ मटेरियल्स आएंगे जो भी परचेजिंग है, या पुराने या फिर ओपनिंग रॉ मटेरियल्स है वो। मटेरियल स्पेसिफिकली परचेज फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, प्रोसेस और ऑर्डर। देखिए, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स पूरा पूरा आएगा, जो भी रॉ मटेरियल परचेज करते हो आप, सिर्फ उसका परचेज, ठीक है। उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो सब नहीं देखना है अभी, सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज किया आपने, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हो गया। मटेरियल्स स्पेसिफिकली परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब, प्रोसेस और ऑर्डर। स्पेसिफिकली जब परचेज करते हैं वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आता है। आप अगर चाय बनाने जा रहे हो या फिर चाय बनाते हो, या फिर आपने किसी टपरी में किसी को चाय बनाते हुए देखा है चाय टपरी पे, तो वहाँ पे आपको मटेरियल्स जो है वो स्पेसिफिकली लगेंगे 3, ठीक है। और वो 3 मटेरियल क्या होंगे, एक है पानी, जो जनरली मिलता है, परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन परचेज करने वाले 3 चीज़, मिल्क, चाय पाउडर या चाय पत्ती, ठीक है, शुगर यानी शक्कर। ये 3 चीज़ हमें लगता है, तो वो स्पेसिफिक जॉब के लिए, स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए और स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए जो भी मटेरियल एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। देन पार्ट्स और कंपोनेंट्स परचेज और प्रोड्यूस्ड, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, जो भी पार्ट्स या फिर कंपोनेंट है परचेज करते हो या प्रोड्यूस करते हो वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। जैसे हमने बोला चाय बनाना है तो उनके 3 पार्ट्स है, चाय पत्ती, मिल्क एंड शुगर। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स, जो भी प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स है वो भी आपके डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आएगा। direct labors, all labor expanded in altering the construction, composition, conformation और conditions of the product। जो भी आपका एक्सपेंडिचर है जो प्रोडक्ट को अल्टर करता है, प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्रोडक्ट को कंपोजिट करते हैं, ठीक है, और कंफर्मेशन मिलता है और वो कंडीशन में वो प्रोडक्ट को काम करते हैं, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाले लोग, ठीक है, ये कंफर्म करता है कि यस ही इज़ द पर्सन और लेबर हु इज़ वर्किंग इन द प्रोसेस।
कंडीशन क्या है, कंडीशन है प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल जो है उसको कन्वर्ट करता है फाइनल प्रोडक्ट में। सो ऑल लेबर एक्सपेंडेड इन अल्टरिंग द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अल्टर करते हैं उसको, और किस तरीके से करते हैं, कंस्ट्रक्ट करके, किसी प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट करना रॉ मटेरियल को साथ में लेके, ठीक है, और वो रॉ मटेरियल को कंपोज करना फिनिश गुड्स में, कंफर्मेशन देना कि इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो टेस्ट और इसका जो कलर है जो पहले था उसका वो फॉर्मेशन चेंज किया, और वो कंडीशन क्या है, फाइनली वो एक फाइनल प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट में हो। नेक्स्ट क्या बोला है, दैट लेबर विच कैन बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड और एट्रीब्यूटेड होनली टू अ पर्टिकुलर जॉब, प्रोडक्ट और प्रोसेस और कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। कन्वीनियंटली दिखता है हमको, कन्वीनियंटली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस इनके वजह से हमें जो है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट में, और ये हमें हेल्प करते हैं उस प्रोसीजर में, उस पर्टिकुलर जॉब में, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में। वेजेस पेड टू सच लेबर, दैट इज डायरेक्ट वेजेस। अब ये जो दो कंडीशंस है उनको जब फुलफिल करते हैं, या फिर हमें पता चलता है कि ये दो कामों में, ये दो प्रोसेस में वो लगे रहते हैं, उनको जो वेजेस देते हैं दैट बिकम्स योर लेबर और डायरेक्ट वेजेस। देखिए जब वेजेस आता है तो आप अकाउंट में याद रखिए, जब लिखते हैं तो वेजेस हमें डायरेक्ट वेजेस लिखना है, सैलरीज जो है वो अलग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल ये याद रखना है, जब जब वेजेस बात करेंगे तब तब आप लेबर्स की बात करोगे, देखिए लेबर्स की बात करोगे, ठीक है। सैलरीज लेबर्स को नहीं देते, सैलरीज पढ़े लिखे इंसान को दिया जाता है, ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग का एक धारण है, हमारा भी एक धारण है, ठीक है। लेकिन इन जनरल हम क्या पूछते हैं, चाहे कुछ भी काम करे वो, ठीक है, उनको हम सैलरी ही पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि वेजेस कितना है। लेकिन उनके जब कॉस्ट शीट हम लोग देखते हैं, उनका जब सैलरी शीट हम लोग देखते हैं, तब वहाँ पे वेजेस लिखा होता है, सैलरीज नहीं लिखा होता है। तो जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट शीट का अकाउंटिंग बनाओगे, तब आपको याद रखना है जब जब वेजेस बोला है तब तब आप लेबर लिखोगे, ठीक है, और वो लेबर क्या होगा, डायरेक्ट वेजेस होंगे, ठीक है। अब ये डायरेक्ट वेजेस क्या क्या इंक्लूड है, लेबर एंगेज ऑन द एक्चुअल प्रोडक्शन और ऑपरेशन और प्रोसेस, ठीक है, कहाँ पे वो एंगेज है, एक्चुअल प्रोडक्शन में या फिर एक्चुअल ऑपरेशन में या फिर उसके एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन ऑपरेशनल प्रोसेस में। लेबर एंगेज इन एडिंग द मैन्युफैक्चर बाय वे ऑफ सुपरविजन और मेंटेनेंस और टूल सेटिंग और ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। अब ये वेजेस लेबर्स जो है वो क्या क्या कहाँ कहाँ आएंगे, एक तो एक्चुअल प्रोडक्शन में आएंगे, उसके बाद एडिंग द मैन्युफैक्चर, ठीक है, मतलब अलाइड सर्विसेज जो है क्या क्या होंगे, सुपरवाइज करना कि प्रोसेस अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है। देखिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में 90% काम होता है मशीन का, सिर्फ 10% काम होता है मैन पावर का। मैन पावर का काम क्या है, रॉ मटेरियल्स को इनपुट देना मशीन में, मशीन को ऑन करना, प्रोसेस में लाना, ठीक है, और वो जो प्रोसेसिंग है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच का, उस पर ध्यान देना यानी सुपरवाइज करना। बट अगर वो नहीं रहेंगे, ठीक है, वो नहीं रहेंगे तो आपका जो मशीन है वो काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उनको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में लिया गया है, ठीक है। मेंटेनेंस और टू सॉरी सुपरविजन और मेंटेनेंस और टूल सेटिंग्स यानी मशीन की सेटिंग्स का, और उनके ट्रांसपोर्टेशन का, रॉ मटेरियल वेयर हाउस से लेकर आना, मशीन्स में पुट करना, मशीन्स में उसको कंज्यूम करके यूटिलाइज करना, ठीक है, इंस्पेक्टर सुपरवाइजर एक्सेट्रा स्पेसिफिकली रिक्रूटेड फॉर सच प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन के रिलेटेड रिक्रूट किया गया है उनको हम लोग इस डायरेक्ट वेजेस में या फिर वेजेस पे टू लेबर्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट लेबर विल नॉट इंक्लूड, ठीक है, डायरेक्ट लेबर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। Wages paid to supervisor, inspector are not treated as direct, but if they are directly engaged on specific production process and the hours spent by them on it can be conveniently identified and measured without much efforts are treated as direct wages। देखिए सबसे पहले पिछले स्लाइड में क्या बोला उन्होंने, सुपरवाइजर्स आएंगे, इंस्पेक्टर आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर जो डायरेक्टली काम नहीं करते या फिर जितना टाइम मशीन के साथ वो खड़े रहते हैं उतना टाइम वो नहीं करते, तो वो डायरेक्ट लेबर में नहीं आएंगे। लेकिन मशीन के साथ जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने तक वो खड़े रहते हैं कंटिन्यूसली, तभी जाके वो सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर जो है डायरेक्ट लेबर में ट्रीटेड किए जाएंगे और डायरेक्ट लेबर में उनका एक्सपेंडिचर दिखाया जाएगा, ठीक है।
If the amount insignificant, like wages of trainees, apprentice, through direct spent are concerned as indirect. देखिए अगर कोई ट्रेनर है, किसी बंदे को या फिर कोई न्यू अपॉइंटी को ट्रेन करते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, ठीक है, उसे इनडायरेक्ट ही कंसिडर करेंगे। बहुत सारे लोग इंटर्नशिप करते हैं, अप्रेंटिसशिप करते हैं, ठीक है, अप्रेंटिस के तौर पे काम करते हैं, तो उनका जो एक्सपेंडिचर होता है कंपनी के लिए इनडायरेक्ट ही होता है, डायरेक्ट नहीं होता, बिकॉज उनके वजह से प्रोडक्शन में कोई भी नंबर चेंज नहीं होता या फिर नंबर ऑफ यूनिट जो है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि एक मेन पर्सन है जो काम कर रहा है, उसके अंडर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, मतलब आप सिर्फ लर्निंग प्रोसेस में हो, ठीक है, जब आप लर्न करते हो उस प्रोसेस को ट्रेनिंग प्रोसेस कहा जाता है। और अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, एक्चुअली आप काम करते हो बट किसी के कहने पे, किसी के गाइडेंस पे आप काम करते हो, बट उसका इम्पैक्ट जो है फिनिश प्रोडक्ट में डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब बाय ग्रुपिंग द अबव एलिमेंट्स द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ कॉस्ट आर ऑब्टेन्ड। अब जो ऊपर के एलिमेंट्स है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हमने देख लिया कि प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल्स में कैसे होता है, डायरेक्ट वेजेस हमने देख लिया कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोफॉर्मा में जो जो एलिमेंट्स आते हैं और उनके डिविजन्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्राइम कॉस्ट क्या है, ठीक है, और वो प्राइम कॉस्ट आपको निकालना है। लेकिन वो प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा और कैसे डिराइव होगा, जब डायरेक्ट मटेरियल्स हमारे पास होंगे, डायरेक्ट लेबर हमारे पास होंगे और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे पास होंगे। मतलब डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट या अमाउंट रुपीस में हो या फिर यूनिट्स में हो, ठीक है, दोनों हमें लिखना है, तो हमें दोनों याद रखना है। अगर यूनिट्स में दिया है एक यूनिट का 10 रुपया और डायरेक्ट मटेरियल हम 10 यूनिट यूज़ करते हैं, तो 10 × 10 उसका कॉस्ट हो जाता है, और यूनिट कितना यूज़ किया है वो हमें देखना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये ध्यान में रखिए कि प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो तीनों जो भी डायरेक्ट है वो होंगे, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस मिल के होते हैं आपके प्राइम कॉस्ट। उसके बाद वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट क्या होता है, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब प्राइम कॉस्ट के साथ साथ जो भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो आपका वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट होगा। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे होगा, वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। देखिए सिंपल वे में हम लोग ये याद रख सकते हैं, अभी भी प्राइम कॉस्ट सिर्फ याद रखना है, ठीक है। एक बार प्राइम कॉस्ट में क्या बोला है, डायरेक्ट मटेरियल, रिपीट कीजिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ये आएगा आपका प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट के लिए आपको पहले प्राइम कॉस्ट लेना है प्लस फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट लेना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आपको कैलकुलेट करना है तो फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट आप लोगे प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करोगे उसमें। वर्क्स कॉस्ट में जब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर ऐड होता है तब जाके वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। उसके बाद क्या कहा है उन्होंने, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कैसे निकालते हैं टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड है, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इनडायरेक्टली सारे कॉस्ट एडमिट है, तो पूरे लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं, सीधा हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट लेंगे प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट लेंगे, तो टोटल कॉस्ट बनेगा या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी सेलिंग प्राइस बनेगा, सेलिंग अमाउंट बनेगा। अब इसमें से प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस सेल्स। देखिए आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आया है और टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपको दिया गया है या फिर प्रॉफिट दिया गया है। अगर सेल्स दिया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से सेल्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो उस हिसाब से हम लोग ऐड और माइनस करेंगे और फिर हमें सेल्स वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए, अभी आपको अभी इसी में डील करना है, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मेट में ये नाम हमेशा, ये एलिमेंट्स हमेशा आपको दिखेंगे। अब आइए ओवरहेड्स के बारे में बात करते हैं। इन जनरल ओवरहेड्स
को माना गया है कि ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लेकिन देखिए देखते हैं थियरी क्या कहता है। The aggregate of the cost of indirect materials, indirect labor and such other expenses including services as cannot conveniently be charged direct to specific cost units. Aggregate करना है, total करना है इनका, किनका? Indirect material cost का, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, और अलग अलग एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली चार्ज नहीं करते या डायरेक्टली स्पेसिफिकली कॉस्ट नहीं करते किसी भी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पे, वो सारे एक्सपेंडिचर को हम ओवरहेड्स में लेते हैं। तो ओवरहेड्स कौन से हैं? वर्क्स ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये सारे ओवरहेड्स की अब हम बात कर रहे हैं। ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब प्राइम कॉस्ट के अलावा जो भी एक्सपेंडिचर है वो है ओवरहेड, वो ओवरहेड्स में आएंगे, अलग अलग ओवरहेड्स में जाएंगे लेकिन ओवरहेड्स में जाएंगे। नाउ ये एक्सपेंसेस क्या क्या इंक्लूड है? ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर और इन कनेक्शन विद द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, दैट इज the cost of operation, supplier and services used by the undertaking including the maintenance of capital assets। सिंपल में बहुत सारे एक्सपेंडिचर जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में नहीं है, यानी प्राइम कॉस्ट में नहीं है, वो सारे इंक्लूड होते हैं ओवरहेड्स में, ठीक है। अब ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन दिया है इन्होंने, 4 ओवरहेड्स है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग या वर्क्स या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नॉर्मली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलते हैं, और तीन ही ओवरहेड्स हम कैलकुलेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जब ओवरहेड्स पूछा जाएगा तो आपको ये तीन नाम देना है। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोलेंगे तो आप वो तीन एक्सपेंडिचर बताओगे और उसका टोटल जो नाम है प्राइम कॉस्ट वो आप बताओगे। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर ओवरहेड्स के बारे में बात करते हैं। इट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स ऑफ अ कंसर्न एंड कवर्स ऑल एक्सपेंडिचर्स or all indirect expenditure incurred by the firm from the receipt of the order until its completion ready for dispatch either to the customer or to the finished goods। देखिए पॉइंट्स याद रखने हैं क्या क्या। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है जो ऑपरेटिंग करता है मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में वो ऑपरेशन में होता है, बट उसका जो एक्सपेंडिचर फॉर्म है इनडायरेक्ट है, ठीक है। इट कवर्स ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो फर्म ने कवर किया है, फर्म ने जो इनकर किया है वो सारे आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्रोडक्शन प्रोसेस या फिर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स प्रोसेस में जो भी एक्सपेंडिचर होता है इनडायरेक्टली, वो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और वर्क्स ओवरहेड्स में चला जाएगा। नाउ ये क्या क्या इंक्लूड है देखिए, मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन का इंश्योरेंस या फिर लेबर इंश्योरेंस, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्क्स, बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, स्टोर्स, consumables, repairs and maintenance of fixed assets, electricity charges, coal and fuel charges, rent rates and taxes on works, factory, postage, stationery and other similar charges in factory, indirect wages, indirect materials, etc. are used in factory, thus all indirect expenses related with factory, ठीक है। अभी समझ में आया आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो है क्या क्या है, और वर्क्स एंड कॉस्ट ओवरहेड्स में, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में कैसे उनको लिखना है और क्या क्या नाम है उनके। यही सारे नाम आपको क्वेश्चंस में रिपीट दिखेंगे। आपने अगर अभी ध्यान में रख लिया, ठीक है, कि वर्क्स कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टोर्स, कंज्यूमेबल, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये सारे चीज़ आएंगे, तो बस आपका जो कॉस्ट शीट का सॉल्यूशन है 15 का 15 मार्क आपको मिलेगा, और बिना किसी टेंशन से आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन इसी वक्त आपको ध्यान देना है ताकि अगले वीडियो में जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तब मेरे कहने से पहले ही आपके आंसर्स रेडी होने चाहिए। और एक सम के एक्सप्लेनेशन के साथ हम बहुत सारे वेराइटीज़ के सम भी करेंगे ताकि हमारे जो फॉर्मूलाज है, जो फॉर्मेट्स है, वो सारे कवर्स हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप अभी तक यही पढ़ रहे हो कि फॉर्मेट क्या है,
इस फॉर्मेट में क्या आएगा। इतना इन डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शायद ही आपको इतना इन डिटेल किसी ने बताया होगा या फिर कोई बता सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और क्या क्या कंटेंट है, नाम है, वो आपको अभी से ही याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये क्या है? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, directing the organization, controlling and managing the operation of an undertaking which is not directly related with research, development, producing or selling activity of the concern। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज को, उनके मैनेजमेंट के काम में जब आता है तभी। अब मैनेजमेंट में क्या क्या काम आता है? रिसर्च होता है, प्रोडक्ट के रिलेटेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करना और सेलिंग एक्टिविटी जो है वो नहीं आता उसमें, ठीक है। सो मैनेजिंग द ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ, ठीक है, ये याद रखना है। डायरेक्टली रिलेटेड किस में नहीं है? रिसर्च में, डेवलपमेंट में, सेलिंग एक्टिविटीज़ में या प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ में, वो होता है आपका ओवरहेड एक्सपेंडिचर। अब क्या क्या इंक्लूडेड है? ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन डायरेक्शन, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कंपनी को आप डायरेक्ट कर रहे हो, उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट कर रहे हो, उनको कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए कंट्रोलिंग मेजर्स लेकर आ रहे हो, डिसिप्लिन में लेकर आ रहे हो। उनका टाइमिंग ठीक नहीं है, उसके लिए आपने वो थंब मशीन लेकर आया, बायोमेट्रिक मशीन, वो एक्सपेंडिचर क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। आपने उनका आई कार्ड बनाया है, उनके लिए आपने जो सैलरी शीट बनाते हैं, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आता है। देखिए, इंक्लूडिंग सेक्रेटरियल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, जो भी सेक्रेटरी रिलेटेड काम है, उनका अकाउंटिंग एंड सैलरीज रिलेटेड काम है या फाइनेंशियल कंट्रोल के जो भी काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है। कुछ नाम दिए हैं: सैलरीज, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंसेस, पावर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन में होगा। अगर उन आपको बोला गया है कि मशीन या फिर कोई एसेट का इंश्योरेंस, तो वो वर्क्स एंड ओवरहेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर में जाएगा। लेकिन जनरल इंश्योरेंस बोला है, लेबर इंश्योरेंस बोला है, तो वो आपको एडमिन में लिखना है, ठीक है। Selling overheads, it is cost of seeking to create and stimulate demand and of securing orders, and comprises the cost of soliciting and recurring orders for the articles of commodities dealt in, and of efforts to find and retain customers। ठीक है, बेसिकली क्या होता है? जो भी एक्सपेंडिचर आप सेलिंग के लिए करते हो, ठीक है, लोगों को हायर करते हो, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, रिटेल स्टोर्स होते हैं आपके, उसका जो एक्सपेंडिचर है, उनके जो रेंट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, वो सारे चीज़ जो भी सेलिंग एक्टिविटी में लगते हैं वो। देखिए, इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड विथ सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप सिर्फ सेलिंग का काम करते हो और मार्केटिंग का काम करते हो, डिलीवरी या डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हो वो नहीं होता, ठीक है। देखते हैं, नीचे एग्जाम्पल में नाम दिया है और वो देख के आपको पता चलेगा कि सेलिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है क्या नहीं है। सेलिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या है और कौन कौन लोग आते हैं? सबसे पहले सेल ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी ऑफिसर होगा या फिर कोई भी ऑफिस होगा जहाँ पे सेल्स होता है। सैलरी, commission and other expenses related with the sales department, showroom expenses, advertising expenditure, fancy packing to attract customers, ठीक है, पैकेजिंग का एक्सपेंडिचर जो अमेजोन स्नैपडील आपको करते हैं वो उनके सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में जाता है, ठीक है। फ्री सैम्पल्स एंड गिफ्ट्स, जो भी आप फ्री सैम्पल देते हो टेस्टिंग रिसर्च के लिए, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंडिचर या डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, टेक्निकल एडवाइस टू द कस्टमर, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे हेडिंग्स जो नाम आपको दिए हैं ये आपके सेलिंग ओवरहेड्स में चले जाएगा स्ट्रेट अवे, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाएगा? इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रोसेस विच बिगिंस विद मेकिंग द पैक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल ऑफ डिस्पैच एंड एंड्स विद मेकिंग द रिकंडीशनड रिटर्न ऑफ द एम्प्टी पैकेज इफ एनी अवेलेबल और यूज। देखिए, बचपन में, हमारे बचपन में और शायद आपके बचपन में, आपने अमूल का एक स्टोर देखा रहेगा, मोस्टली लकड़े का होता था। और वहाँ पे क्या होते थे, हम लोग जो कैन लेकर जाते थे, जो बॉटल लेके जाते थे अमूल दूध का, वो हमें रिटर्न करना होता था। उसके बाद हमें एक और दूध का डब्बा मिलता था या फिर बॉटल मिलता था और उसके पैसे मिलते थे, ठीक है। तो वो क्या है? इट इनकर्स द प्रोसेस ऑफ विच बिगिंस विद मेकिंग द पैक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को पैक करना, ठीक है। वो जो बॉटल है
वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूट के लिए यूज़ होता है। अगर वो बॉटल नहीं होगा तो जो कंपनी है वो दूध का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगी, ठीक है। तो वो टाइम पे बॉटल्स में दिया जाता था, कांच के या ग्लास के बॉटल्स में। जैसे अभी कैवेंटर्स आपको कॉफ़ी देते हैं ग्लास बॉटल्स में, वैसे वो अमूल मिल्क देते थे, ठीक है। एंड रिकंडीशन करके वो एम्प्टी पैकेज जो है रिटर्न आता है। बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो साधन है, उनका जो प्रोसेस है, वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इन अ सिंपल एंड वेरी क्या बोलते हैं जनरल टर्म। अब क्या क्या कंप्राइज होता है इसमें, एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड, मतलब फिनिश्ड गुड्स जिस समय बना, ठीक है, वो समय से लेके इट रीचेस टू इट्स डेस्टिनेशन, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं जाता तब तक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। लेकिन सेल करना इज डिफरेंट, उसको डिलीवर करना इज डिफरेंट। सेलिंग इज एक्चुअली सेलिंग एंड अर्निंग समथिंग, यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, आपको अर्निंग्स नहीं आ रहा है। यहाँ पे अर्निंग्स किसके वजह से आ रहा है, सेल्स के वजह से आ रहा है। और सेल्स कौन कर रहा है, आपका एग्जीक्यूटिव, लेकिन एग्जीक्यूटिव ने सेल किया, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में वो आता है। क्या क्या नाम है उसमें एग्जाम्पल्स, वेयर हाउस रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। देखिए सैलरी इंश्योरेंस जो है आपने तीनों बार सुना है अभी, लेकिन जब क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस है, उसका इंश्योरेंस, उस वेयर हाउस का इंश्योरेंस, प्रोडक्ट का इंश्योरेंस, ठीक है, वो अलग अलग नाम जब आएंगे उस हिसाब से वो इंश्योरेंस बाइफरकेट होगा। और आपको परसेंटेज भी दिया जाता है, 50% इंश्योरेंस फॉर लेबर, 50% फॉर रॉ मटेरियल्स, 50% फॉर मशीनरी, ऐसे करके, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंसेस है रिलेटेड विद द वेयर हाउस, स्टोरेज और गोडाउन, ये तीनों से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है आपके इस हेडिंग में और ओवरहेड में चले जाएंगे। रिसर्च कॉस्ट, ये रिसर्च कॉस्ट क्या है और वो कहाँ जाता है देखते हैं। इज द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, न्यू एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल और प्रोडक्ट्स एंड न्यू एप्लीकेशंस एंड इम्प्रूव्ड मेथड्स। रिसर्च कॉस्ट जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आता है, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस ज़रूरत है एज पर द ट्रेंड या फिर एज पर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स, तो वो एक्सपेंडिचर है। Development cost is the cost of the process which begins with the implementation of the decision to produce a new improved method and ends with the commencement of formal production of the product or by the method। ठीक है, ये जो कॉस्ट है ये डेवलपमेंटल कॉस्ट है। और कब से चालू होता है, बिगिंस विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन, डिसीजन जब आप लेते हो, ठीक ठीक है। मैगी है, ठीक है, नेस्ले कंपनी का मैगी है, और मैगी ने क्या किया है, डिसाइड किया है कि यार हम तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन इस मैगी में जब हम मसाला ऐड करेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो इन्होंने डिसीजन लिया, ठीक है, बिगिंस विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, डिसीजन लिया और उसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया और उसका नाम दिया मैजिक मसाला या फिर मैगी मैजिक मसाला। तो ये डेवलपमेंटल कॉस्ट हो जाता है। और तब से लेके वो प्रोडक्ट जब बनता है तब तक उसको डेवलपमेंटल या इम्प्रूव्ड मेथड जो होता है उसका कॉस्ट माना जाता है, ठीक है। और ये जो कॉस्ट है वो रिसर्च कॉस्ट में जाता है आपके। सो डेवलपमेंट कॉस्ट ends with the commencement of formal production of the product or by that method, ठीक है। अगर वो प्रोडक्शन में आएगा तभी जाके वो अलग एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन जब तक वो प्रोडक्शन में नहीं आता लेकिन वो प्रोडक्ट बन के रेडी है, उसका जो कॉस्ट है, उसके रिसर्च कॉस्ट है, उसके लिए जो डेटा आपने स्पेंड किया है, सर्वे कॉस्ट किया है, वो सारे कॉस्ट रिसर्च कॉस्ट में चला जाता है। एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट, ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस है जो एक्सपेंडिचर है कॉस्ट में से रिड्यूस किए हैं, एक्सक्लूड किए हैं, वो क्या है देखते हैं। इन कॉस्टिंग ओनली दोज एक्सपेंसेस विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट और ओनली कंसिडर्ड। तो प्रॉफिट के ऊपर जो कॉस्ट लगता है वही कंसिडर किया है, बाकी के हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। So items of expenses relating to capital assets, capital losses, payments by way of distribution of profits and matter of pure finance will not be considered and do not form the part of the cost, ठीक है। क्या क्या नाम दिए हैं, क्या क्या इंक्लूड नहीं होंगे, कैपिटल एसेट, ठीक है, जो आपका एसेट का कैपिटल है वो नहीं इंक्लूड होगा। कैपिटल का जो लॉस हुआ है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। पेमेंट बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो पेमेंट है वो। मैटर ऑफ प्योर फाइनेंस, जो भी प्योर फाइनेंस है वो नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। सो फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स।
ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको वो मोल्ड करना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस जब बोलते हैं तो क्या है, लॉस अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, loss on investment, discount on issue of shares, debentures, other securities, interest on bank loan, mortgage, debentures, company share transfer, damage payable, जो भी प्रोडक्ट के डैमेजेस है वो हम लोग पे करते हैं कस्टमर्स को, पेनाल्टीज एंड फाइन्स, लॉस ड्यू टू स्क्रैपिंग ऑफ मशीनरी, रेम्यूनरेशन टू प्रॉपर्टी, बेसिकली वो सारे एक्सपेंडिचर या फिर वो सारे काम जिनके वजह से हमें फाइनेंशियल लॉस होता है या फिर फाइनेंशियल गेन होता है, वो हो गया आपके प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिवीजन कैसे होता है, डोनेशन एंड चैरिटीज, taxes on income and profit, dividend paid, transfer to sinking funds and reserves, additional provisions for depreciation on fixed assets and for bad debts, capital expenditure specifically charged to revenue। appropriation of profit हम लोग यहाँ इस नाम से करते हैं। writing off of intangible asset and fictitious asset, write off करते हैं हम लोग कुछ assets को, किन किन हेडिंग्स के थ्रू करता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, एडवर्टाइजमेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशंस, डिस्काउंट्स ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्योरली फाइनेंशियल इनकम हमने पहले भी देखा था, अभी भी देखते हैं, इस रिलेटेड, एसेट्स रिलेटेड या प्रॉफिट रिलेटेड, रेंट रिसीवेबल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ट्रांसफर ऑफ फ्री रिसीव्ड गुड्स और ट्रांसफर फी रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, डिस्काउंट्स एंड कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, abnormal gains and loss, abnormal wastage of material, wages paid for abnormal idle time, excessive depreciation, abnormal manufacturing gains। तो ये जो भी नॉर्मल और abnormal gains and losses है वो abnormal है, बहुत रेयरली आता है, कभी कभी होता है। Thus income tax, dividend, abnormal wastage of material, abnormal idle time, interest on capital, both received and paid, expenses of raising capital, discount on issue of shares and debentures, profit और loss, ये सारे जो है अलग अप्रोप्रिएशन में होते हैं और प्रॉफिट के अगेंस्ट में वो चार्ज नहीं होते। ठीक है, राइटिंग ऑफ गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, कैश डिस्काउंट, दस प्रॉफिट विल डिफर। ठीक है, ये चार्ज जब लगाएंगे उन पे प्रॉफिट में, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं हम लोग प्रॉफिट में और गुडविल भी माइनस करते हैं, तो ये चार्ज जो है अगर नहीं लगाओगे तो प्रॉफिट में डिफर नहीं होगा, चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन चार्ज करोगे आप प्रॉफिट में तो चेंजेस आएंगे आपको और प्रॉफिट में डिफरेंस दिखेगा। कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट शीट क्या है और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट या कॉस्ट क्या होता है। इट इज अ स्टेटमेंट डिजाइन टू शो द आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड अलॉन्ग विद ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का ब्रेकअप दिखाते हैं कि कॉस्ट कैसे कैसे ब्रेकअप हुआ है और ये जो फाइनल अमाउंट है या फिर प्रॉफिट है कैसे डिराइव हुआ है। इट इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट विच शोज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट बताते हैं हम लोग, टोटल एक्सपेंडिचर, और कॉस्ट पर यूनिट एक्सपेंडिचर भी बताते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्म और फॉर्मेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट बट जनरली प्रिपेयर्ड इन कॉलमनर फॉर्म। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉलमनर या टैबुलर फॉर्म में हम वो बनाते हैं। ठीक है, देयर विल बी कॉलम्स फॉर टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट और करंट पीरियड, प्रीवियस पीरियड एंड फॉर बजट्स। द इंफॉर्मेशन कंटेन डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट। अब कॉलम्स क्या क्या कंटेन होते हैं, कॉस्ट पर यूनिट होता है, टोटल कॉस्ट होता है, करंट पीरियड्स के होते हैं, प्रीवियस पीरियड्स के होते हैं, यानी करंट ईयर कॉस्ट, प्रीवियस ईयर कॉस्ट, कंपेरेटिव एनालिसिस कुछ करना है तभी। ठीक है, और वो बजट रिलेटेड होता है। इन्फॉर्मेशन जो भी कंटेंट होता है वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट को कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए और इस हिसाब से वो मोल्ड करते हैं और स्टेटमेंट बनाते हैं। कॉस्ट शीट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डबल एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। However, data required for preparation of cost sheet is derived from financial accounts except when the standard or predetermined costs are used। देखिए, कॉस्ट शीट जो है डबल एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग में माना नहीं जाता और वो रिकॉर्ड किया नहीं जाता है और वो फॉर्म या पार्ट नहीं बनता डबल एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग का। लेकिन जो भी डेटा रिक्वायर्ड होता है कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए वो फाइनेंशियल अकाउंट से हम लोग लेते हैं। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर या फिर एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हमें चाहिए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं होता, लेकिन टोटल जो भी प्रिपरेशन लगता है हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट से लेते हैं। दस पीरियडिक रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिकम्स नेसेसरी। रिकंसिलिएशन मतलब उनका बैलेंसिंग। कभी कभी कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंडिचर दिखता है लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में वो एक्सपेंडिचर नहीं दिखता, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में वो एक्सपेंडिचर होता है, कॉस्ट में नहीं होता, तो वो हमें रिकंसाइल करना है, बैलेंस करना है और रेक्टिफाई करना है उनको अगर नहीं हुआ है तो। एडवांटेजेस और यूज ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या यूजेस है।
डिस्क्लोज द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब हमें टोटल कॉस्ट बताता है और पर यूनिट का कॉस्ट कितना हुआ है वो हमें पता चलता है। इनेबल्स द मैन्युफैक्चरर टू कीप अ क्लोज वॉच एंड कंट्रोल ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ध्यान दे सकते हैं कितना कैसा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हमें पता चलता है। हेल्प्स टू कंडक्ट कंपेरेटिव स्टडीज, करंट कॉस्ट विद प्रीवियस कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट विद प्री डिटरमाइंड और स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ द फॉर्म। एक्चुअल कॉस्ट हमें पता चलता है, प्रीवियस कॉस्ट कितना हुआ वो पता चलता है, और कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर टू फ्रेम एंड फॉलो सुटेबल प्रोडक्शन पॉलिसी। अगर एक प्रोडक्शन पॉलिसी जो आपके बिजनेस के लिए सुटेबल है, कॉस्ट कटिंग दिखा रहा है या कॉस्ट कटिंग कर रहा है, तो वो पॉलिसी मेंटेन करने के लिए आपको कॉस्ट शीट या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत है। हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एक्यूरेटली। सेलिंग प्राइस जो है एक्यूरेटली फिक्स करना है तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलना चाहिए, और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट शीट से ही पता चलेगा, और उसका ये एडवांटेज है। हेल्प्स टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि हर एक स्टेज का एक्सपेंडिचर है जो आपको बाइफरकेट करके दिख रहा है, उसमें आपको पता चलेगा नेसेसरी कॉस्ट, अननेसेसरी कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, या नॉर्मल एक्सपेंडिचर, एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर। तो वो आपको हेल्प करेगा आपका मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। helps to submit quotation with reasonable degree of accuracy against tender for the supply of goods। अगर कोई गुड सप्लाई करना है, मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए आप टेंडर्स भर रहे हो, कोटेशंस दे रहे हो, तो उसके लिए भी आपको कॉस्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रहता है उसमें, और आप डिफर करते हो अलग अलग कॉस्ट को और एक्सप्लेन करते हो डिटेल में। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए जो थियरी पार्ट था वो अच्छे से पढ़िए, और जो भी एडवांटेजेस तक हमने किए हैं वो एडवांटेजेस आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान दे के पढ़िए। वीडियो एक बार में समझ में आए तो वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए, पॉज करके नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। कुछ भी क्वेरीज हो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके पूछ सकते हो तुरंत। अगर ऐसा है कि मैं भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगी, तो नीचे तुरंत वीडियो को एग्जिट कीजिए, नीचे कमेंट्स में जाइए, कमेंट सेक्शन में, और कमेंट करके पूछिए सर ये कॉस्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।